हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग। बेटा आज हम लेके आए हैं आपके लिए कॉस्ट ऑडिट पेपर नंबर 19 सीएमए फाइनल के रिवीजन का नेक्स्ट पार्ट। हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 का, हमने रिवीजन स्टार्ट किया था, कुछ हद तक उसको कर लिया था, बाकी हम आज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट। बेटा हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि ऑडिटर जो होता है वो कुछ टेक्निक्स का यूज करता है जिससे उसको प्रॉब्लम एरियाज आइडेंटिफाई हो जाते हैं। ठीक है, कि कौन से एरिया में प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके अंदर हमने कहा था कि वो सर्वे करेंगे, वो मैनेजमेंट की रिपोर्ट को पढ़ेंगे, इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट को पढ़ेंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन या फिजिकल इंस्पेक्शन भी करेंगे। ठीक है, कुछ एग्जामिनेशन रख सकते हैं और ऑफिशियल स्टाफ और एम्प्लॉइज के साथ डिस्कशन करेंगे। ये सब करने के बाद उनको क्या पता चल जाएगा कि कौन से एरिया में प्रॉब्लम है। अब उन एरिया का वो दोबारा से एक रिव्यू करेंगे। ठीक है, उन एरिया का दोबारा से क्या करते हैं बेटा, एक रिव्यू करते हैं। उस रिव्यू के अंदर उन्हें ये समझ में आता है कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, उस एरिया में ये समझ में आता है कि प्रॉब्लम क्या है, कौन से मैटर को हमें चेक करना है। ठीक है, उसको बोलते हैं टेस्टिंग प्रोसीजर एंड। अब प्रॉब्लम एरिया आइडेंटिफाई हो गए, उनके जो स्पेसिफिक मैटर है वो भी आइडेंटिफाई हो गए, तो उन मैटर के रिगार्डिंग क्या क्या चीजें चेक की जाएगी ये देखिए। सबसे पहले हम जनरल फैक्टर देखते हैं। जनरल फैक्टर देखने का मतलब ये सारे जितने भी मैटर्स हैं उन सब के रिगार्डिंग ये पॉइंट्स तो हमें देखने ही है, ये कॉमन पॉइंट्स हैं। पहला लिखा गया है कि वेदर द पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कंप्लाई विद द बेसिक कैरेक्टर, मतलब जिस पॉइंट के लिए आपने पॉलिसी बनाई है क्या वो पॉलिसी उस पॉइंट के साथ कंप्लाई करती है, मतलब कि वो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। भाई आपने एक पॉलिसी बनाई कि मेरा प्रॉपर मैनेजमेंट कंट्रोल रहे, हाँ लेबर का कोई भी मिसयूज ना हो या फिर आइडल टाइम कम से कम रहे, तो आपकी वो पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो वाकई में आपके पर्पज को सिद्ध करती है। तो वो हमें चेक करना है कि क्या पॉलिसी ऐसी है। दूसरी बात कि हमने जो पॉलिसी बनाई क्या उसके अकॉर्डिंग हम प्रोसीजर भी लगा रहे हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग हम कंट्रोल भी लगा रहे हैं। कई बार क्या होता है, पॉलिसी तो हम बना देते हैं पर उसको अप्लाई नहीं कर पाते, उसके अकॉर्डिंग प्रोसीजर नहीं बना पाते, तो वो हमें चेक करना है कि क्या मैनेजमेंट के अंदर वो बना हुआ है। और तीसरा हमें ये चेक करना है कि मैनेजमेंट ने जो कंट्रोल लगाए हैं क्या वो इफेक्टिव है, क्या वो उस चीज़ को रोक पा रहे हैं जिसके लिए उनको लगाया गया है। समझ गए, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है। बाद में बात आती है स्पेसिफिक फैक्टर। अब स्पेसिफिक फैक्टर हर पॉइंट से अलग अलग होंगे, हर पॉइंट के लिए अलग अलग होंगे, तो उनकी कोई लिस्ट तो बन नहीं सकती। उनको किस बेस पे डिसाइड करना है वो हम आपको बता देते हैं। लिखा गया है कि लैक ऑफ क्लैरिटी इन रिटर्न प्रोसीजर, मैनेजमेंट ने जो प्रोसीजर बना रखा है वो थोड़ा सा रिटर्न सही नहीं है या उसमें सारी बातें नहीं लिखी हुई है, उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है या फिर उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो गलत हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से कुछ हमारी जो प्रोसेस है वो इफेक्ट होती है। कौन सी इफेक्ट होती है, कैपेबिलिटी ऑफ पर्सनल, हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं, हमारे जो एम्प्लॉई है उनकी कैपेबिलिटी इफेक्ट होगी। कैपेबिलिटी इफेक्ट कैसे होगी कि भाई आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं एज एम्प्लॉय, आप ज्वाइन करते हैं, आपको बोला गया था, आपने सुना था कि यहाँ का बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, बहुत अच्छा एम्प्लॉइज़ के लिए फैसिलिटीज़ वगैरह है, सब कुछ है और आपको वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलता है। जाने के बाद तो आपको पता चलता है कि देखिए आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा किसको क्या करना है, कौन क्या कर रहा है। ठीक है, सब एक दूसरे पे बोल रहे हैं कि साहब आपने करना था ये काम, तो मेरा नहीं था ये आपका था, तो फिर उसकी कैपेबिलिटी में फर्क पड़ जाएगा। दूसरा, फेलियर टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर देंगे, साहब बोले किस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो मैंने किया ही नहीं, ये काम तो उन्होंने किया है, ये तो उन्होंने नहीं किया मैंने किया, इस तरीके से चलता रहेगा, मतलब एक दूसरे पे डालने वाली बात चलेगी। डुप्लीकेशन ऑफ इफेक्ट, जब ये क्लियर नहीं है किसको क्या काम करना है, तो कुछ एक बंदे ने एक काम कर दिया, दूसरा आया उसने भी वही काम कर दिया, तीसरा आया उसने भी वही काम कर दिया। ठीक है, तो वो काम चलेगा। आगे लिखा है इम्प्रॉपर यूज ऑफ फंड, फंड का हमेरा हमारा जो यूज है वो गलत हो जाएगा, मतलब उसका वेस्ट हो जाएगा, आप ये मान लीजिए। ठीक है, उससे जो इफेक्टिवनेस निकल के आनी है वो नहीं आ पाएगी। और इनफेक्टिव यूज ऑफ एम्प्लॉई और फिजिकल रिसोर्सेज, हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड हमारी इफेक्ट करती है, इसलिए इनसे रिलेटेड जो भी स्पेसिफिक फैक्टर बनते हैं वो हमें चेक करने हैं। और अगर मैं इनडायरेक्टली कहूँ तो इन सब चीज़ों को चेक करना है कि हमारे रिसोर्सेज में कहीं ये कमियां तो नहीं आ रही, उनकी वजह से कहीं ये तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो प्रॉब्लम एरिया से रिलेटेड इन बातों को हमें ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर पहले तो हमें दे रखा था टेक्निक्स बाय विच द प्रॉब्लम एरिया कैन बी आइडेंटिफाई, और अब दे रखे हैं टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट।
क्या ये अलग है? यस, ये बिल्कुल अलग है बेटा। ये तो प्रॉब्लम एरिया पता लगाने के लिए और ये नीचे वाली जो टेक्निक्स है ये ऑडिट करने की टेक्निक, ऑडिट होगी। तो इसमें भी सब पार्ट बनाए गए। सबसे पहले बोला गया अकाउंटिंग टेक्निक्स है। अकाउंटिंग टेक्निक का मतलब है कैलकुलेशन टेक्निक बोल सकते हैं कि इसके अंदर हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे और उस कैलकुलेशन के बेस पे हम ये पता लगा लेंगे कि कौन से एरिया में वीकनेस है। ओके, तो सबसे पहले बोला गया बीईपी, ब्रेक इवन एनालिसिस। आप जानते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस वाला एनालिसिस है, जिसके अंदर हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी फिक्स कॉस्ट में और हमारा कंट्रीब्यूशन जो होता है उसमें क्या रिलेशन है। नेक्स्ट बजटरी कंट्रोल, कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, ये सारे आप पढ़ चुके हैं बेटा। डिस्काउंटेड केस फ्लो, कॉस्ट बेनिफिट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, क्वालिटी एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आपने कॉस्टिंग में पढ़ी हुई है और कुछ टॉपिक कॉस्ट ऑडिट के अंदर भी प्रैक्टिकली आपने पढ़े हुए हैं। वो सारी ही चीज़ें कहीं ना कहीं आपको फायदा देती है। सोचो आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग निकाली, क्यों निकाली भाई? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्यों पढ़ते हैं आप? ताकि आप वेरिएंस निकाल सकें, ठीक है, और वेरिएंस से ये पता लगा सकें कि सब वेरिएंस क्यों आ रहा है, इनका रीजन क्या है, फिर इन रीजन को आप दूर कर सकें, इनका सॉल्यूशन कर सकें, तो इम्प्रूवमेंट पे आएगी ना बात। वही चीज़ यहाँ पे यही है कि ऑडिट करने की टेक्निक ये है जिनसे हमें प्रॉब्लम एरिया जो भी हमारी चीज़ें हैं, जो भी कमियां हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारी निकल के सामने आ सकती है। नेक्स्ट क्या रखा है? साइंटिफिक टेक्निक। साइंटिफिक टेक्निक का मतलब जैसे कंप्यूटर मॉडल है। कंप्यूटर मॉडल का मतलब आप कंप्यूटर से सब चीज़ें मैनेज कर लेते हैं, कुछ आप उसमें प्रोग्राम चला लेते हैं अपना, जिसमें डिसीजन मेकिंग बड़ा पार्ट हो जाता है। ठीक है, मटेरियल मिक्स, जैसे आपने ये भी पढ़ा होगा, आई थिंक उसमें पढ़ा होगा, मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ा होगा कि जब एक मटेरियल मिक्स चाहिए हमें, ठीक है, एक प्रोडक्ट बनाना है तो उसमें ए बी और सी का कितना कितना कॉन्टेंट होना चाहिए ताकि हमारा प्रोडक्ट एक्स बने और ऑप्टिमम क्वांटिटी में बने। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं, मेक बाय का डिसीजन है, ये सब मार्जिनल कॉस्टिंग के पॉइंट है। ठीक है, नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस मतलब आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा पर सीपीएम, एससीएम में पढ़ा होगा, या फिर इंटर में ओएम एसएम में पढ़ा होगा, तो ये उसकी बातें कर रहे हैं। मैथमेटिकल प्रोग्राम, लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ा होगा आपने, ये उसकी बात कर रहे हैं। तो जितनी भी कॉस्टिंग में आप टूल पढ़ते हैं ना, वो सारे यहाँ पे कवर हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं सारी चीज़ें मैनेजमेंट से ही जुड़ी हुई। नेक्स्ट कहा स्टैटिकल टेक्निक्स, उसके अंदर क्या बोला गया? एक्टिविटी सैम्पलिंग, मोंटे कार्लो सिमुलेशन, ये भी आपने वो मैथ्स में पढ़ा हुआ है, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, इंटरफॉर्म कंपैरिजन। तो ये बेटा सारे कॉमन पॉइंट्स हैं, आप इनको देख सकते हैं, इनमें बताने वाली कोई बात नहीं है। पर्सनल टेक्निक, पर्सनल टेक्निक के अंदर आपको क्या करना है, जो आपका स्टाफ मेंबर है, जो आपके स्टाफ मेंबर्स है, उनके ऊपर आपको कुछ चीज़ें देखनी है। जैसे एटीट्यूड सर्वे देखना है कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड में काम कर रहे हैं, नेगेटिव एटीट्यूड में काम कर रहे हैं, या फिर उनकी काम करने की ट्रेनिंग कैसी हुई है, उनको नॉलेज कितना है, उनके ऊपर आपको सारी चीज़ें देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट कहा गया जनरल टेक्निक। जनरल के अंदर आप कई चीज़ें लगा सकते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग लगा सकते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग लगा सकते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट एक्सेप्शन, ये बड़ा काम की चीज़ होती है, इसको आप ध्यान से देखना। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मतलब जो कमियां हैं वो क्यों है, उनको ठीक कर लो, मैनेजमेंट अपने आप ठीक हो जाएगा। इस तरीके की कुछ बातें हैं, कॉर्पोरेट प्लानिंग वगैरह। तो ये सारी टेक्निक्स हैं जिनसे आप मैनेजमेंट ऑडिट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं बेटा, मैनेजमेंट ऑडिट एविडेंस। मैनेजमेंट ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या है? किसी भी ऑडिट को जब आप करते हैं तो लास्ट में आपको क्या करना होता है बेटा? रिपोर्ट देनी। और रिपोर्ट देने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स का मतलब आप इसको एविडेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, इन्हीं के बेस पे आपकी रिपोर्ट फॉर्म होती है, आपकी ओपिनियन फॉर्म होती है कि हमने जब ऑडिट करी थी तो ये डॉक्यूमेंट जनरेट हुए थे और इनके बेस पे हमारी ओपिनियन निकल के आएगी। उस ओपिनियन को आपको रिपोर्ट में कोट करना होता है। देख लेते हैं मैनेजमेंट ऑडिट एविडेंस क्या कह रहा है। मैनेजमेंट ऑडिट एविडेंस जैसे सारी ऑडिट होती है, देखो एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे मैं अंडरलाइन करा रहा हूँ आपको। अनलाइक द फाइनेंशियल ऑडिट और अदर ऑडिट, देयर कैन बी नो फिक्स्ड आइटम ऑफ एविडेंस। कोई भी ऐसी लिस्ट नहीं है कि इनको चेक कर लो तो काम हो गया। ठीक है, टू बी चेक बाय ए मैनेजमेंट ऑडिटर। ये लाइन मैंने इसलिए अंडरलाइन कराई है कि आपके बिट क्वेश्चन में इसके ऊपर एमसीक्यू बना हुआ है, तो आपको इस लाइन को ध्यान रखना है कि कहीं भी किसी भी ऑडिट में कोई भी फिक्स एविडेंस नहीं होते कि साहब आप तो ये देख लो काम हो जाएगा। वो आपके जजमेंट के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के साइज के ऊपर, वहाँ के स्ट्रक्चर के ऊपर, वहाँ के इंटरनल कंट्रोल के ऊपर, उन चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कितने एविडेंस चाहिए होगी? अगर कोई ये कहे तो गलत होगा, हम कहेंगे सफिशिएंट एविडेंस चाहिए। अब एविडेंस आएंगे कहाँ से? उसके लिए कुछ
टेक्निक्स बताई गई है कि ऑडिटर एविडेंस कम्स फ्रॉम, कहाँ से आएंगे, डिस्कशन विद द पीपल कंसर्न, जो भी वहाँ के लोग हैं उनसे आप डिस्कशन करिए, आपको जो भी बात पूछनी है उनसे पूछिए, आप सर्वे कीजिए, रिव्यू कीजिए वहाँ की रिपोर्ट्स का, जो रिपोर्ट उन्होंने बताई है उनको देखिए, आपको कुछ बनानी है आप खुद बनाइए, वो सारी चीज़ें आप देखिए। फिजिकल इंस्पेक्शन कर सकते हैं, इंस्पेक्शन बाय इंस्पेक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट फाइल, उनकी जो डिपार्टमेंट वाइज फाइलें बनी हुई है उनको आप इंस्पेक्शन करिए, और मंथली परफॉर्मेंस रिव्यू जो इनका बनता है आप उनको भी रिव्यू करिए। अगर आप इन सब चीज़ों को देखेंगे तो वहीं से आपको कुछ पॉइंट निकल जाएंगे और वही आपके लिए एविडेंस का काम करेंगे। ठीक है, आगे लिखा है कि एविडेंस कैन बी गैदर्ड बाय सैम्पलिंग टेक्निक, या तो आप सैम्पलिंग टेक्निक लगाइए, मतलब आप एक क्राइटेरिया डिसाइड कर लीजिए कि मुझे इतनी टेक्निक करनी है, उसको हम सैम्पलिंग कहते हैं, और या फिर आप फुल इन डेप्थ कर सकते हैं, दो ही ऑप्शन है, या तो फुल चेकिंग कर लो या सैम्पलिंग करके सैम्पलिंग लगा लो। ठीक है, वैसे सैम्पलिंग ही होती है हर जगह। द एविडेंस शुड बी सच एन ऑडिटर कैन ड्रॉ वैलिड कंक्लूजन, बस ये देखो काम की बात कही है। अगर कोई मुझसे पूछे सर कितने एविडेंस चाहिए, तो मैं कहूंगा सर इतने चाहिए कि मैं अपना कंक्लूजन निकाल सके, समझ गए, बस यही इसकी डेफिनेशन है। इसके अलावा आप कहीं डिफाइन नहीं कर सकते कि कितना होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है मैनेजमेंट ऑडिट प्रोग्राम। देखिए जैसा कि नाम से क्लियर है, मैनेजमेंट ऑडिट ये तो हो गया एक वर्ड हमारा, सुनो ध्यान से, और प्रोग्राम ये हो गया दूसरा वर्ड। तो क्या मैं इसको सिंपल ऑडिट प्रोग्राम नहीं बोल सकता? जैसे हमने पढ़ा था ना सीएमए इंटर पेपर नंबर 12 में, कंपनी ऑडिट के अंदर भी ऑडिट प्रोग्राम पढ़ा था, तो क्या वही चीज़ नहीं है? अब वो अगर फाइनेंशियल ऑडिट का होता है तो फाइनेंशियल ऑडिट प्रोग्राम हो जाता है, कॉस्ट ऑडिट का होता है तो कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम हो जाता है, और वही जब मैनेजमेंट ऑडिट के लिए होगा तो क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट ऑडिट प्रोग्राम हो जाएगा। अगर आप ऐसे लॉजिक लगाएंगे तो एग्जाम में कई क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो क्या है देख लीजिए, मैनेजमेंट ऑडिट प्रोग्राम इज एन एसेंशियल प्री रिक्विजिट क्यों है? क्योंकि ऑडिट करने से पहले ही होता है। ठीक है, ऑडिट से प्लान ऑफ एक्शन, मतलब हमें क्या क्या करना है ऑडिट के दौरान, वो चीज़ें इसमें पहले से लिखी हुई है। मतलब ये हमारा एक मास्टर प्लान है कि हमें ऑडिट करनी कैसे, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने देखो पहले बोला था कि हम करते हैं प्लानिंग, और फिर जब इस प्लानिंग को डॉक्यूमेंट पे लिखते हैं तो ये बन जाता है प्रोग्राम। ठीक है, ये ओवरऑल होता है और ये डिटेल में होता है, बात इतनी होगी। ठीक है, आगे लिखा है एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑडिट प्रोग्राम सेल कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग। एक अच्छा ऑडिट प्रोग्राम किसे कहेंगे, देख लेते हैं। पहला तो पॉइंट दे रखा है रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड प्लान, ऐसा प्लान जो आपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन के प्लान को ध्यान में रखते हुए बनाया हो। ठीक है, आपने ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी को पढ़ लिया हो, आपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को देख लिया हो, ठीक है, और आपने ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम और प्रोसीजर को जान लिया हो। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में काम क्या होते हैं उनका इवैल्यूएशन कर लिया हो। ठीक है, स्टडी ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ यूज ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज अवेलेबल, जो फिजिकल रिसोर्सेज है, ठीक है, जैसे मैन है, मटेरियल है, ठीक है, उनकी एफिशिएंसी जांच करने के लिए। एक्सरसाइज ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट कंट्रोल, मेंटेन सुटेबल मॉनिटरिंग, और चेक द अदरेंस ऑफ स्टेट्यूटरी ऑब्लिगेशन, और स्टेट्यूटरी ऑब्लिगेशन जो है वो प्रॉपरली कंप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें भी आपके प्रोग्राम में होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो भी हमने पढ़ी ये इतनी, अगर आपका प्रोग्राम इन सब के साथ डील कर रहा है, इन सबको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, तो हम कहेंगे वो एक अच्छा ऑडिट प्रोग्राम है, इन एफिशिएंट और प्रोग्राम है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। मैनेजमेंट ऑडिटर के बारे में दे रखा है, क्या दे, देखिए मैनेजमेंट ऑडिटर के अंदर यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे ऑडिटर के बारे में बताया गया कि साहब ऑडिटर कैसा होना चाहिए, उसको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, उसको क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी वैसे आप ऑडिटर पढ़ चुके हैं कि क्वालिटी ऑफ गुड ऑडिटर वगैरह वगैरह, तो देख लेते हैं क्या है। मैनेजमेंट ऑडिटर के अंदर कहा गया है कि मैनेजमेंट ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू ऑफर स्किल एक्सपर्टाइज टू हिज क्लाइंट, हर क्लाइंट ये चाहता है कि उसका ऑडिटर एक्सपर्ट हो और उसका काम फटाफट कर दे और बहुत अच्छे से कर दे। ठीक है, therefore has special responsibility to exercise special care। अब जैसे ही एक्सपेक्टेशन बढ़ती है वैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। भाई कस्टमर की अगर हमसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। भाई घर वाले आपको कहते हैं साहब पास हो जाना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पास होना होती है। ऐसा लगता है कि ठीक है पास हो गए तो घर वालों की उम्मीदें टूटेगी नहीं।
पर घर वालों की अगर उम्मीद आपसे है रैंक लाने की, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि भाई मैं और पढ़ूँ, रैंक लेके आऊँ, वरना घर वालों को ये ना लगे कि साहब बच्चे ने तो हम जो सोच रहे थे वो तो कर ही नहीं पाया। तो जितनी ज़्यादा लोग आपसे एक्सपेक्टेशन करते हैं उतनी ज़्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो वही चीज़ किसके साथ है, ऑडिटर के साथ, कि उसमें स्पेशल स्किल होगी या एक्सपर्ट होगा, ये क्लाइंट सोच के चलता है, तो इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ए मैनेजमेंट ऑडिटर शुड कॉम्पिटेंट in the exercise of his audit function and formulation of opinion based on such audit। मतलब आप ऑडिट के काम में और ऑडिट की जो रिपोर्ट बनाएंगे वो बनाने में एक्सपर्ट होने चाहिए। ठीक है, अब उसके लिए कुछ क्वालिटी दे रखी है, क्या, इंडिपेंडेंट थिंकिंग होनी चाहिए, मतलब आप ये नहीं कि पूछ के या किसी से इन्फ्लुएंस होकर रिपोर्ट कर रहे हैं, आपकी अपनी खुद की थिंकिंग होनी चाहिए। अनबायस्ड होना चाहिए, मतलब आप किसी तरीके का साइड नहीं लेंगे, पक्षपात नहीं करेंगे। ठीक है, एजुकेशन आपने ले रखी है, ट्रेनिंग आपने ले रखी है, एक्सपीरियंस आपको है, टेक्निकली आप कॉम्पिटेंट है, ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपके पास एक अच्छी टीम भी होनी चाहिए, क्योंकि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, टीम वर्क ही सबसे काम की चीज़ है। अगर टीम वर्क नहीं है तो कुछ नहीं है, इसलिए टीम वर्क जरूरी है, आपके पास टीम का होना जरूरी है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। बेटा आपको वही चीज़ें दे रखी है दोबारा से, क्वालिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिटर। तो ऑडिटर की क्या क्वालिफिकेशन होती है, ऑडिटर ने अच्छी पढ़ाई करी हो, अच्छा नॉलेज हो, अच्छा उसको एक्सपीरियंस, उसकी ट्रेनिंग अच्छी हुई हो, उसका जो सोचने का प्रोसेस है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उसको जो सिर्फ अकाउंट्स की ही नहीं, सिर्फ कॉस्ट की ही नहीं, ठीक है, रिलेवेंट जो लो है उनकी जानकारी होनी चाहिए, इकोनॉमिक की जानकारी होनी चाहिए, वो अच्छा कैलकुलेशन करने वाला होना चाहिए। तो ये सारी क्वालिफिकेशन इसमें होनी चाहिए। तो इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, देखिए क्या बोला गया है। ब्रॉड prime qualification of management auditor is to possess broad business experience in accountancy, statistics, engineering, marketing, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब चीज़ों की नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ मैं चेक करने जा रहा हूँ मुझे तो पता होनी चाहिए कि वो होनी, उसका स्टैंडर्ड क्या है, वो कैसी होनी चाहिए। ठीक है, अगर मुझे यही नहीं पता कि इस चीज़ का स्टैंडर्ड ये है, तो मैं कैसे बोलूँगा कि जो एक्चुअल पोजीशन है वो इससे कम है या ज़्यादा है। तो आपको स्टैंडर्ड्स का पता होना चाहिए, आपको खुद को उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अब उसमें क्या क्या चीज़ें मांगी गई है आपसे, भाई हम चाहते हैं आपके अंदर ये चीज़ें हो। एबिलिटी टू आइडेंटिफाई बिजनेस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी आपने होनी चाहिए। जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस तरीके का बिजनेस है, क्यों चल रहा है, क्या उसके पर्पज वगैरह है, वो आपकी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। प्रोग्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में असिस्ट करना, मतलब आप राय दे सके, ऑर्गेनाइजेशन को कुछ सजेशन दे सके, इतने कैपेबल आप होने चाहिए। आपको नॉलेज होना चाहिए बजट वगैरह से रिलेटेड, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी होनी चाहिए ताकि आप इनकम कंट्रोल वगैरह को समझ पाएँ। आपके पास सफिशिएंट और साउंड नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास में जो अदर लॉज है जैसे कि कंपनी लॉ है, टैक्सेशन लॉ है, फेमा है, इन सब की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपसे बोलते हैं ना मल्टी टैलेंटेड आपको माना जाता है। ऑडिटर कोई छोटा वर्ड नहीं है बेटा। 3 कोर्स सी ए सी एस सी एम, क्यों इनकी इतनी वैल्यू है, क्योंकि आप लोग, ठीक है, आप लोग लाखों में से एक हैं। ठीक है, कितने सीएमए होंगे, 130 करोड़ की जनता में कितने सीएमए होंगे, आप सोचो, उनमें से आप एक हो, तो लाखों में एक हो आप, जाहिर सी बात है आपसे एक्सपेक्टेशन भी वैसी ही की जाएगी। ओके, आगे देख लेते हैं बेटा मैनेजमेंट ऑडिट टीम। आपकी जो ऑडिट टीम है उसके बारे में भी कुछ थोड़ा सा ब्रीफ किया गया है। मैनेजमेंट ऑडिटर हैंडलिंग ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन on a continuous basis or a number of audits at the same time has built up a competent team of people who possess the qualification attributed to a management auditor। इसका मतलब क्या है कि जब एक ऑडिटर अपनी टीम के साथ कई ऑडिटें कर चुका होता है तो उसके पास एक टीम बन जाती है। ये हर सिर्फ ऑडिट की बात नहीं है, हर जगह की बात है। ठीक है, तो उसके साथ एक अच्छी टीम बन जाती है जिसके अंदर सारे एक्सपर्ट लोग हो जाते हैं जिनको बड़ा अच्छा अच्छा नॉलेज होता है। ठीक है, तो एज ए मैनेजमेंट ऑडिटर इज कंसर्न विद ऑल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस and the organization ranging from the manufacturing, marketing and finance। ये सारी चीज़ों को कवर करने वाली आपकी टीम होनी चाहिए, जिसमें आपके पास मैं ये कह सकता हूँ कि हर एरिया का कोई ना कोई एक्सपर्ट आपकी टीम में है। तो ऐसा जो मार्केटिंग चीज़ों को देखने में एक्सपर्ट है उनको नॉलेज है, तो ऐसी आपकी टीम होनी चाहिए जिसमें सभी प्रकार के फंक्शन की डेप्थ नॉलेज। जरूरी नहीं है एक ही पर्सन को सारा हो,
एक टीम मेंबर को कुछ फील्ड में है, दूसरे टीम मेंबर को दूसरे फील्ड में है, तो उन सबको मिला के आपकी एक अच्छी ऑडिट टीम बन जाती है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, ऑडिट चेकलिस्ट दे रखी है। ऑडिट चेकलिस्ट का मतलब क्या है, एक सिंपल सा बता देता हूँ आपको एक लाइन में। बेटा चेकलिस्ट का मतलब ये होता है कि काम जब हम कोई कर रहे होते हैं तो एक लिस्ट बना ली जाती है, ताकि कोई काम होने से छूट ना जाए, उसको हम कहते हैं चेकलिस्ट। जैसे हम घूमने जाते हैं तो हम कहते हैं भाई ये रख लिया, कपड़े रख लिए, है ना, परफ्यूम रख लिया, ठीक है, शूज रख लिए, सॉक्स रख लिए, ऐसे हम लिस्ट बनाते हैं कि हाँ ये आ गया, ये आ गया। उसी तरीके से ऑडिटर ऑडिट करने के लिए एक लिस्ट बनाता है अपनी, ठीक है, जिसके अंदर वो ये रखता है, ठीक है, जिसके अंदर वो लिस्ट बनाता है कि ये काम हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ताकि कोई काम होने से रहना चाहिए। ठीक है, देखो लाइन में क्या लिखा है, द मैनेजमेंट ऑडिटर इज नॉर्मली मेंटेन एन ऑडिट चेकलिस्ट टू इंश्योर, बस ये काम की बात मैं यही अंडरलाइन कर रहा हूँ, दैट ही हैज नॉट ओमिटेड एनी एरिया दैट रिक्वायर्ड टू बी ऑडिट। ऐसा कोई भी एरिया जिसकी ऑडिट होनी चाहिए थी वो रह ना गया हो, इस चीज को चेक करने के लिए ऑडिट चेकलिस्ट बनाई जाती है। ठीक है, दिस चेकलिस्ट कैन बी मेड एरिया वाइज और मे बी ओवरलैपिंग और कॉम्प्लीमेंट्री। अब वो चेकलिस्ट कैसी बनाता है ये ऑडिटर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो उसका जो एनटीई है, नेचर टाइम एंड एक्सटेंट है, या वो क्या चीज़ें चेक करना चाहता है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। डायरेक्टरली वीकनेस देख ली क्या उसने, मैनेजमेंट वीकनेस देख ली क्या, ऑर्गेनाइजेशन वीकनेस, इस तरीके से वो अपनी एक चेकलिस्ट बना लेता है, और लास्ट में जैसे जैसे काम होता जाता है वो उसको टिक करता रहता है कि हाँ ये काम हो चुका है। इससे समझ में आ जाएगा कि कितना काम बाकी है और कैसे कैसे हमें उसको करना है। ठीक है बेटा, लास्ट पॉइंट है आई थिंक हमारा मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट, क्योंकि ये हमारा फाइनल आउटपुट है। कोई भी ऑडिट रिपोर्ट जो होती है वो ऑडिट का क्या होता है, फाइनल आउटपुट होता है, फाइनल रिजल्ट होता है। ठीक है, तो इट्स इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर ए गुड मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट। A good MAR can motivate the management and get required results. भाई आपने ऑडिट क्यों करवाई, कोई कमियां हैं तो हमें पता चले और हम उनमें इम्प्रूवमेंट करें। अगर रिपोर्ट में वो कमियां ही रिफ्लेक्ट नहीं की गई, ठीक है, तो पता कैसे चलेगा और इम्प्रूवमेंट कैसे होगा। तो कमी है तो पता चले, और नहीं है तो हम ये कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई कमी नहीं है। दोनों ही चीज़ों का फायदा है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक एक बात कहना चाहूँगा बेटा। जैसे अपन कई तरीके के टेस्ट लेते हैं क्लास में, ठीक है, कई बच्चे कहते हैं साहब मैं टेस्ट नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा, कि मेरी तैयारी नहीं है। मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि आप जितने हो सके उतने टेस्ट दें। उन टेस्ट के दो फायदे हैं, अगर अच्छा मार्क्स आपको उसमें आएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मुझे आता है, मेरे मार्क्स अच्छे हैं। और अगर उसमें मार्क्स कम आएंगे, ठीक है, तो वो गलतियां जो आपने उसमें करी है वो दोबारा नहीं होगी। मतलब या तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा या आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, आपका जाने वाला कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए टेस्ट वगैरह देते रहें रेगुलर, उनसे डरे नहीं। ये कभी ना सोचे मेरी प्रिपरेशन नहीं है मैं टेस्ट क्यों दूँ, मेरी प्रिपरेशन नहीं है मैं एग्जाम क्यों दूँ। ठीक है, भाई कब करोगे, करनी भी तो है, ये कहने से काम थोड़ी हो जाएगा। समझ गए? ओके, तो यहाँ पे भी वही बात आ गया है, अगर आपकी रिपोर्ट में कुछ कमी लिखी गई है तो इम्प्रूवमेंट करने में मदद मिलेगी, कमी नहीं लिखी गई है तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ जी हमारी ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत अच्छी चलती है। ओके, ओके, चलिए आगे लिखा है, एक अच्छी रिपोर्ट के अंदर, एक अच्छी रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, तो देखिए इसमें एक अच्छी रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इसमें आप देख लो, मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले बोला गया पर्टिनेंस। पर्टिनेंस का मतलब जो रिलेवेंट फैक्टर है उनसे रिलेटेड काम इसमें हो, उनसे रिलेटेड बातें इसमें हो। कॉम्प्रिहेंसिव, हर चीज़ों को कवर करे। ब्रेविटी मतलब कि कंसाइज या समराइज हो, संक्षिप्त हो, ऐसा बोल सकते हैं हम ब्रेविटी का मतलब। टाइमलीनेस मतलब सही समय पे हमें मिल जाए। मोटिवेटिंग, मोटिवेटिंग मतलब उसमें कहीं जो चीज़ें अच्छी हैं उनको अप्रेज भी किया गया हो, और जो कमियां हैं उनको हाईलाइट भी किया गया हो। फॉर्मेटिंग, अच्छे फॉर्मेट में हो ताकि देख के हमें ऐसा लगे कि हम अच्छी चीज़ पढ़ रहे हैं और अच्छी फीलिंग आए। ठीक है, कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट में क्या क्या होगा वो चीज़ें बताई गई है। द टॉप पॉलिसी एग्जीक्यूटिव इज जनरली इंटरेस्टेड इन फोर फैक्टर। देखो क्या होता है, एक चीज़ आप सुनना, जो रिपोर्ट समराइज क्यों होती है, ये जितनी भी रिपोर्टें बनती है समराइज क्यों बनती है, ये समराइज इसलिए बनती है कि बेटा जो टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। टॉप मैनेजमेंट के लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो 20-40 पन्नों की रिपोर्ट पढ़ सकें। तो वो क्या करते हैं, मेन रिपोर्ट पढ़ते हैं, ठीक है, और उसमें अगर कुछ कमी लगती है तो उसके जो एनेक्जर्स आप लगाते हैं लास्ट में,
उनको देख सकते हैं। और अदरवाइज उसमें अगर कोई कमी नहीं है तो अनेक्जर देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए जब रिपोर्ट बनती है तो अनेक्जर्स डाले जाते हैं कि डिटेल पीछे है और समरी यहाँ है। ओके, तो लिखा है कि टॉप लेवल के जो लोग होते हैं, टॉप पॉलिसी एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, वो 4 चीज़ों को ध्यान रखना चाहते हैं, 4 चीज़ों पे फोकस करते हैं। पहला फैक्ट्स पे, दूसरा पर्सन रिस्पॉन्सिबल पे, और दूसरा डेविएशन इन एक्चुअल परफॉर्मेंस फ्रॉम दी स्टैंडर्ड एंड द इफेक्ट ऑफ दी रिसर्च। देखो 4 चीज़ें, पहली बात क्या हुआ, किसने किया, कौन पर्सन है। तीसरा क्या एक्चुअल में और जो होना चाहिए था उसमें क्या डिफरेंस है, और चौथा उसका इफेक्ट क्या है। ये 4 चीज़ें वो जानना चाहते हैं। ठीक है। आगे लिखा है फैक्टर टू बी कंसिडर वाइल रिपोर्टिंग। अब जब हम रिपोर्ट बना रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। रिपोर्ट मस्ट अलाउ मैनेजमेंट टू स्टडी कंपैरिजन। मैनेजमेंट को ऐसी रिपोर्ट बना के दीजिए कि वो कंपेयर कर पाए कि लास्ट टू इस ईयर या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या फर्क है। अलाउ टू रिव्यू ऑर्गेनाइजेशन, अप्राइज द इफेक्टिवनेस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको क्या करना है, प्रमोट करना है। जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया उनको या तो डिमोट करना है या फिर उनको ट्रेन करना है। ठीक है। डिपार्टमेंटल वीकनेस क्या है, अवेयरनेस लाने के लिए और माइंड सेट जो है वो चेंज करने में मदद करें कि भाई आप एक ही पॉलिसी पर चल रहे हो, आपको इसको बदलने की जरूरत है, आपको अलग तरीके से सोचने की जरूरत है। ऐसी आप रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट शुड ऑल्सो डिस्कस विद द पीपल कंसर्न विद वेरियस एरिया बिफोर रिपोर्टिंग। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। जब भी आप रिपोर्टिंग कर रहे हो तो ऐसा ना समझे कि मुझे सब कुछ आता है और मैं अपनी रिपोर्टिंग करता हूँ। जिन एरिया पे आपको डाउट लग रहा है या आपको कुछ सही नहीं लग रहा है तो आप कंसर्न पर्सन से बात करें और अपनी जो ऑडिट टीम है उससे भी डिस्कस करें कि साहब ये पॉइंट देखो मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, आपको क्या लगता है, और फिर उसके साथ बाद में आप रिपोर्टिंग। ठीक है। Every point that raised in the report should be acceptance of the people involved in the function। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये आपने लिख दिया कि साहब आपका है ना लेबर डिपार्टमेंट अच्छा काम नहीं कर रहा, उसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं, पर वो डिपार्टमेंट का जो भी हेड पर्सन है जिसके रिगार्डिंग आपने रिमार्क डाला, वो बंदा ये कहना चाहिए कि हाँ सर ये मेरी गलती थी, मैंने पकड़ ली है, मैं इसको ठीक कर रहा हूँ। वो एडमिट करना चाहिए, क्योंकि जब तक वो एडमिट नहीं करेगा सिर्फ एलिगेशन रह जाएगा। आपने रिपोर्ट में लिख दिया कि ये ठीक नहीं है, सामने वाला डिपार्टमेंट वाला कहता है कि साहब ऐसा तो कुछ सही नहीं, पता नहीं रिपोर्ट ऑडिटर ने क्यों लिखा है, तो फिर तो वो एलिगेशन रह गया, वो रिमार्क नहीं। आपने सामने वाले को अपनी गलती रियलाइज कराई कि देख ये होना चाहिए था, तूने ये नहीं किया, बोलता है हाँ साहब नहीं किया, ठीक है अब मैं रिपोर्ट में लिखूंगा। तो उस बंदे की एक्सेप्टेंस है, उसको पता है कि आपने रिपोर्ट में लिखा है और उस बारे में उसको नॉलेज। ठीक है। रिपोर्ट शुड ड्राफ्ट एंड स्ट्रक्चर इन दैट मेक ए लॉजिकल प्रेजेंटेशन। अच्छी रिपोर्ट होनी चाहिए, समराइज होनी चाहिए, जो सबको देखते ही समझ में आ जाए कि हाँ क्या कहना चाह रहा है। आगे लिखा है कि ऑडिटर रिपोर्ट शुड कंटेन नॉट ओनली द प्रॉब्लम और डिफेक्ट, देयर शुड बी सम सजेशन और सॉल्यूशन भी होने चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि भाई आप क्या करते हैं, आपने रिपोर्ट बना दी, साहब ये कमी है, वो कमी है, ये है, वो है। अरे भाई उसके उपाय भी तो बताओ। आप कहो कि साहब ये कमी है, हम सजेस्ट करते हैं आपको ये करना चाहिए, ये कमी है इसको ऐसे दूर किया जा सकता है, तब तो उसका फायदा है। ऐसे तो दूसरे में कमियां निकालने का तो बहुत आसान काम है, आराम से निकाल देंगे। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दे रखा है बेटा स्पेशल रिपोर्ट फॉर बैंक, शेयर होल्डर, एम्प्लॉई और स्मॉल बिजनेसेस। कई बार क्या होता है कुछ स्पेसिफिक रिपोर्ट्स भी दी जाती है जिसके अंदर उनसे रिलेटेड पॉइंट्स को हाईलाइट किया जाता है। समटाइम्स द रिपोर्ट हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड फॉर स्पेशल पर्पस और स्पेशल पर्सन। ठीक है, स्पेशल लोगों के लिए या स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जाती है। सबसे पहले बोल रहे हैं बैंक और क्रेडिटर। भाई बैंक और क्रेडिटर आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या जानना चाहते हैं, अगर आप उनके लिए रिपोर्ट बना रहे हैं तो क्या बनाएंगे, आप उनके लिए ये बनाएंगे कि साहब कंपनी का काम कैसा चल रहा है, कंपनी की जो लिक्विडिटी है वो कैसी है, कंपनी की जो बोलते हैं ना पोजीशन है वो कैसी है, ये सब चीज़ों को आपको उनमें बताना है। एक्सप्लेनेटरी नोट को ध्यान में वो विशेष रखते हैं क्योंकि उसमें आप डिटेल लिखते हैं सारी। शेड्यूल आर परहैप्स मोर इम्पोर्टेंट टू देम, दे रिक्वायर एक्यूरेसी इन रिपोर्ट एंड कंफर्मेशन ऑफ स्टेटमेंट में। जो आपने रिपोर्ट दी है उसमें एक्यूरेसी हो और जो भी स्टेटमेंट आपने दिए हैं वो कंफर्म हो जाए, मतलब वो उनको पता लगा सके। और ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन क्या है, उनकी जो डेप्थ है, उनका क्या स्टेटस है, वो सब चीज़ें आप उनके लिए हाईलाइट करके। अगर आप रिपोर्ट दे रहे हैं शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर के लिए रिपोर्ट बना रहे हैं, तो आप क्या देंगे, ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस के बारे में फुल जानकारी देंगे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या बिजनेस कर रही है, कैसा बिजनेस कर रही है। ठीक है, और आने वाले टाइम पे उनके लिए क्या क्या चीज़ें रहेगी। ठीक है,
ये सब चीज़ें आप हाईलाइट करेंगे। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसकी एक फॉर्मल रीडिंग आप कर लेंगे वो भी इनफ रहेगा। ठीक है। रिपोर्ट टू एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय की रिपोर्ट की हम बात करें तो रिपोर्ट टू एम्प्लॉय आर मेनली प्रिपेयर्ड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, टू dispel or misconception, counter charges by the union, or explain the needs for continuance of business in times of strike, competition and sickness। कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के बीच में और एम्प्लॉयज के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो जाता है या कोई क्रिएट कर देता है मान लीजिए, तो उन चीज़ों को भी क्लियर किया जा सकता है ऑडिटर की रिपोर्ट। ऑडिटर कहेगा कि नहीं साहब, ऑर्गेनाइजेशन ने तो एम्प्लॉय के लिए बहुत अच्छा काम किया है, बहुत चीज़ें प्रोवाइड करवाई है, तो एम्प्लॉय के माइंड में भी कुछ बातें क्लियर होंगी, जो हो सकता है पहले कोई मिसकंसेप्शन चल रही हो। ठीक है। लास्ट कहा गया रिपोर्ट फॉर स्मॉल बिजनेस, छोटे स्मॉल बिजनेस के लिए जो रिपोर्ट बनती है वो बेटा काफ़ी समराइज और सिंपल वे में होनी चाहिए, ताकि वो आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है। और जो उस पर्सन, उस छोटे से बिजनेस का मालिक है, उसको डेडिकेटेड वो रिपोर्ट होनी चाहिए, ताकि वो उसको आसानी से समझ सके और क्या इम्प्रूवमेंट करने हैं ये जान सके। ठीक है। लास्ट पॉइंट दे रखा है कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर यही लिखा गया है कि जो मैनेजमेंट ऑडिटर की रिपोर्ट होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, और वो एक परमानेंट इम्पैक्ट छोड़ती है। किसके ऊपर? जिसके ऊपर उन्होंने कमेंट किया उन सबके ऊपर। उससे किसी की नौकरी भी रह सकती है, जा भी सकती है, किसी को प्रमोशन मिल सकता है। इसलिए ऑडिटर को ये रिपोर्ट देने से पहले सब चीज़ों को ध्यान में रख लेना चाहिए और एक क्लियर, समराइज और अच्छी रिपोर्ट बना के देनी चाहिए। आई होप ये चैप्टर आपके लिए फायदेमंद रहेगा, आपको समझ में आ गया होगा। स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9। बेटा चैप्टर नंबर 9 में क्या है? मैनेजमेंट ऑडिट इन डिफरेंट फंक्शन। वैसे देखा जाए तो इस चैप्टर में रिवीजन करवाने लायक कुछ भी नहीं है। ठीक है। इस चैप्टर को आप डिटेल में पढ़ें तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये चैप्टर कैसा है, आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उन पॉइंट्स को आपको पढ़ना है, समझना है कि वो चीज़ क्या होती है, और अगर आपने ये समझ लिया कि वो चीज़ क्या होती है तो बस उसी को चेक करना है। ठीक है। रेगुलर क्लास में भी मैं इसको बड़े डिटेल में बताता हूँ, और यहाँ पे भी मुझे लगता है कि इसको शॉर्ट में बताना कुछ इनफ रहेगा नहीं, इसलिए इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसके नोट्स दे रहा हूँ, आप उनको एक बार रीड कर लें। दैट वुड बी इनफ, वो इनफ रहेगा। उसके अलावा कुछ करने की जरूरत इसमें नहीं है। इसमें रिविजन करवाने वाली कोई बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। अब कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव को डिफाइन किया गया है पहले कि साहब कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव होते क्या हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव होता है कि साहब मुझे ये करना है, एक दिन मुझे ये बनना है, मुझे टॉप लीडिंग कंपनी बननी है, ऐसे होता है। तो पहले आपको उसको डिफाइन करना है, और फिर वो अचीव करने में क्या क्या चीज़ें कंपनी कर रही होगी, उसके मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस हैं, वो आपको बताना है। ठीक है। जैसे देखिए कुछ कंपनी का यहाँ पे दे रखा है, नाइकी का दे रखा है। ठीक है। प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नाइकी पोजीशन एज द नंबर वन एथलीट ब्रांड। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि नंबर वन एथलीट ब्रांड ये बने, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन ग्रोइंग फिटनेस मार्केट। ठीक है। इंटेंसिव एंड कंपनीज एफर्ट्स टू डेवलप प्रोडक्ट दैट वुमन नीड एंड वांट। ठीक है। और एक्सप्लोर द मार्केट, ये इसके ऑब्जेक्टिव है, ये इसके ऑब्जेक्टिव है बड़ी कंपनी का। तो अब इनको ये अचीव करने के लिए मेहनत करेंगे, इनके लिए पॉलिसीज बनाएंगे, इनके लिए सारे काम करेंगे। ठीक है। तो इसमें मुझे नहीं लगता रिवीजन करवाने लायक कुछ है इस चैप्टर के अंदर। फिर भी मैं देखता हूँ कुछ पॉइंट, जो कोर पॉइंट मुझे लगेंगे मैं सिर्फ उनको डिफाइन कर दूंगा, ज़्यादा डिटेल में मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ। ठीक है। आगे देख लेते हैं। एक ये पॉइंट और बता देता हूँ आपको, ये भी अच्छा कोट है। कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एप्पल कंप्यूटर, क्योंकि आप सब लोग इस कंपनी से रूबरू हो चुके हैं, जानते हैं बहुत अच्छे से, इसलिए मैं इसका नाम ले रहा हूँ। द ऑफर टू बेस्ट पॉसिबल पर्सनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड पुट द टेक्नोलॉजी इन द हैंड्स ऑफ एज मैनी एज पॉसिबल। मतलब जितने ज़्यादा लोगों के हाथ में हो सके टेक्नोलॉजी को पहुँचाना, और हर बंदे के लिए पर्सनल कंप्यूटर को अवेलेबल करवाना। ये किसकी सोच है? एप्पल कंप्यूटर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा समझाया गया यहाँ पे कॉर्पोरेट कल्चर। कॉर्पोरेट कल्चर का मतलब होता है कि हर कंपनी जो काम करती है वो अपने कुछ बोलते हैं ना,
ये हमारी पॉलिसी है, ये हमारे मॉरल्स हैं, ये हमारी एथिक्स हैं, इस तरीके की कुछ काम पे चलती है। तो वैल्यूज, वैल्यूज एंड बिहेवियर, ठीक है, कि हम इंटेग्रिटी को प्रेफरेंस देते हैं, हम क्वालिटी को प्रेफरेंस देते हैं, ये सब लोगों के अलग अलग सोच है। तो कॉर्पोरेट कल्चर का मतलब है कि इन चीज़ों के ऊपर आप फोकस करेंगे और उनके हिसाब से आप काम करेंगे। कॉर्पोरेट culture refers to a corporate value, belief and behavior on the basis of which people interpret, experience and behave। ठीक है, आप कैसा काम करते हैं। कई लोग, कई कंपनियां मार्केट में आती है कि मैं उसको बर्बाद कर दूंगी, मैं ऐसा कर दूंगा, मैंने कंपनी इसलिए बनाई है, मैं उसको, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके के कल्चर में आपका काम नहीं होना चाहिए। किसी से बदला लेना, किसी से किसी को रोकना, किसी को पीछे लेके आना, ऐसा काम नहीं होना। सबको आगे बढ़ाएं, खुद भी आगे बढ़े, इस तरीके के मोटिव आपको होने चाहिए। ठीक है, देखो कितनी बढ़िया लाइन की गई है, कही गई है आवर अकम्पलिशमेंट, मतलब कुछ मिला है तो हम कहेंगे हमने अचीव किया, कुछ गलत हुआ है तो हम कहेंगे यार मेरी गलती है। खुद की गलती स्वीकार करना और खुशी को सबके साथ बांटना, कुछ मिला है कुछ बोलना कि सबके एफर्ट से मिला है, इस तरीके की कुछ बातें यहाँ पे की गई हैं। देखो कितनी बढ़िया बात, ये बताऊँ ना, ये चैप्टर मुझे, जब भी मैं इस चैप्टर को पढ़ाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कोई नोवेल या कोई फिलोसफी की क्लास चल रही है। ठीक है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इसको आप थोड़ा डिटेल में पढ़ें, आपको मजा आएगा और कुछ लाइव, बोलते हैं ना, लाइव लाइफ में काम आने वाली चीजें मिलेगी आपको। देखो क्या लिखा है, सक्सेसफुल बिजनेस कैसे चलते हैं, सक्सेसफुल कंपनियां क्या कहती है, जो मिला वो हम सब ने मिलकर अचीव किया, और जो गलत हुआ वो हमारी गलती, खुद की गलती मान। ठीक है, अनसक्सेसफुल बिजनेस क्या करते हैं, वो ये सोच के चलते हैं आर पे, बोलते हैं 3 आर, आर 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 क्या है, रेसिस्टेंस, ओके, तो वो 3 आर पे काम करते हैं, क्या, रेसिस्टेंस, रिसेंटमेंट और रिवेंज, मतलब जो सारे नेगेटिव काम करते हैं, तो नेगेटिव काम नहीं होने चाहिए। आगे देख लेते हैं बेटा, अभी आप सब चीज़ें कुछ डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इनमें हर एक लाइन अच्छी है, तो पढ़ने का मज़ा तभी आएगा जब आप इसको डिटेल में रीड करेंगे, सिर्फ एक फॉर्मल रीडिंग। देखिए, नेक्स्ट बोला कॉर्पोरेट सर्विस, ये मैं आपको वर्ड समझा रहा हूँ तो जो वर्ड काम में लिए गए हैं। कॉर्पोरेट सर्विस टर्म को क्या बोला गया है, कंबाइनिंग द ऑपरेशन विद द अनदर कंपटीटर इन द सेम इंडस्ट्री टू इंक्रीज द कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ एंड लोअर कंपटीशन अमंग्स द इंडस्ट्री राइवल्स। ठीक है, मतलब एक इंडस्ट्री में जितने लोग हैं वो सब मिल जाए और मिल के काम करें, तो दूसरी इंडस्ट्री के साथ जो उनका कॉम्पिटिशन है उनको कम कर सकते हैं और अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। देखिए कोई भी कभी अकेला आगे नहीं बढ़ता है, सब लोग मिल के ही आगे बढ़ते हैं, तो आपको भी उसी तरीके से ऑपरेट होना चाहिए। उसके क्या कहे गए हैं, कॉर्पोरेट सर्विस कहाँ है। अब आपको आगे इसके फायदे बताए गए हैं, इसके फायदे क्या होंगे। फायदों में आप कहेंगे भाई प्रोडक्टिविटी गेन होगा, कॉस्ट सेविंग होगी, सर्विस इंप्रूवमेंट होगा, इन्वेंट्री कम रखनी पड़ेगी, वर्किंग कैपिटल कम रखनी पड़ेगी, हाई एफिशिएंसी रहेगी और हेल्प टू टेक क्रिटिकल डिसीजन, इन चीज़ों में आपको मदद मिलेगी। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें आपको समझाई गई। नेक्स्ट लिखा गया कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑडिट। अब आपको इसमें भी क्या करना है, इस वर्ड को समझ लीजिए, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट का मतलब क्या है। ठीक है, क्या बोला गया इसके अंदर, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट के अंदर कि ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी को आपको स्टडी करना है। ठीक है, उसकी क्या ताकत है, उसकी क्या कमियां हैं, इन सब चीज़ों को पता लगाना है और उसके हिसाब से आगे बढ़ना है, तो हो जाएगा कॉर्पोरेट डेवलपमेंट का पॉइंट। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट यही कर रहा हूँ बेटा इस चैप्टर के लिए, आप इसको
पूरा एक बार रीड करें, कुछ भी चीज़ उसमें छोड़ें। एवेल्यूएशन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट मतलब कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एचआर जो है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है, उनका डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। एफिशिएंट एंड टारगेटेड डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। सिस्टमेटिक ट्रेनिंग हो रही है मैनेजर्स की, इंडिविजुअल ग्रोथ हो रही है, लॉन्ग रेंज इन नेचर मतलब कि लंबे टाइम तक उनको फायदा मिलेगा, इस तरीके से काम हो रहा है। एफिशिएंट लॉयल्टी एंड हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय आपके पास आ जाए, इस तरीके से आप उनको मेंटेन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये इसमें कवर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है कंज्यूमर सर्विस ऑडिट। इस ऑडिट के अंदर क्या किया जाता है, इस अंदर ऑडिट के अंदर कस्टमर को वेटेज दिया गया है। क्या बोला है, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस टुवर्ड द कंज्यूमर इज मेक अवेलेबल राइट क्वालिटी, राइट टाइम, राइट क्वांटिटी एट राइट प्राइस। सही समय पर सही कीमत में सही प्रोडक्ट और सही क्वालिटी वाला प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाना, ये आपकी क्या हो जाती है, कंज्यूमर सर्विस। अब इसके ऊपर चेक किया जाएगा कि साहब क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये सब चीज़ें हो रही हैं। अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। और ये एक सोशल ऑडिट का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी ऑडिट बोला गया। एनर्जी ऑडिट के अंदर क्या बोला गया है, एनर्जी ऑडिट में बोला गया है एनर्जी ऑडिट मीन्स मॉनिटरिंग द एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट इक्विपमेंट एंड प्रोसेस। जितने भी इक्विपमेंट और प्रोसेस आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल्ड है, उनकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, वो आपको इसमें चेक करना है, ठीक है। उसके ऊपर ये ऑडिट है, जिसके अंदर आपको ये देखना है कि अगर मेरा कोई भी रिसोर्सेज, मेरा कोई भी इक्विपमेंट या प्रोसेसेज सही से काम नहीं कर रही है, तो उसका रीजन क्या है और उसमें इम्प्रूवमेंट लाना है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी, ये भी ऐसा ही कुछ है। प्रोडक्टिविटी के अंदर क्या है कि जितने रिसोर्सेज है उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। प्रोडक्टिविटी ऑफ द रिसोर्सेज, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसके ऊपर आपको इसमें कुछ मेजरमेंट चेक करने हैं और इम्प्रूवमेंट करने हैं। ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोप्राइटरी ऑडिट। प्रोप्राइटरी ऑडिट का मतलब क्या होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन किए गए हैं, जो भी ट्रांजेक्शन किए गए हैं वो बेस्ट इंटरेस्ट टू द पब्लिक। जनरली ये गवर्नमेंट के केस में होता है, गवर्नमेंट ऑडिट में आता है ये, ठीक है। ये है जो गवर्नमेंट ऑडिट का पार्ट है बेटा, मतलब जो पैसा गवर्नमेंट ने खर्च किया है, कौन करता है इसकी ऑडिट, सीएजी करता है, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर, जो पैसा गवर्नमेंट ने खर्च किया है क्या वो पब्लिक तक पहुंचा है, क्या वो कहीं विदाउट नीड तो नहीं था, क्या उसमें मिसयूटिलाइजेशन ऑफ फंड तो नहीं हुआ, उन सब चीज़ों को चेक किया जाता है प्रोप्राइटरी ऑडिट में, ठीक है। तो क्या लिखा है, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, आगे लिखा है वुड इल्ड ऑप्टिमम रिटर्न, जितने रिटर्न हमें चाहिए बेस्ट वो हमें मिले या पब्लिक को मिले। द ऑडिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग as undertaken by the CAG of India is the best example of proprietary audit। मैंने कहा था ना कि ये गवर्नमेंट ऑडिट से रिलेटेड बात है। गवर्नमेंट ऑडिट के अंदर जितने पैसे गवर्नमेंट खर्च करती है, उसको यहाँ पे चेक किया जाता है कि क्या वो पैसा वाकई ही उतना इफेक्टिवली यूज हुआ जितना वो होना चाहिए था, क्या उसका उतना बेनिफिट मिला जितना मिलना चाहिए था। नेक्स्ट है सीएसआर। आपने कंपनी लॉ पढ़ा है बेटा, कंपनी लॉ के अंदर सीएसआर का पॉइंट आता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हर कंपनी को सोसाइटी के टुवर्ड्स कुछ पैसा खर्च करना होता है, ये लीगल रिक्वायरमेंट भी है और वैसे भी करना चाहिए। कितना करना चाहिए, देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे, एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स लिखा होगा, ठीक है। लास्ट 3 इमीडिएटली, ठीक है। इसका मतलब क्या, क्यों ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पॉइंट आया, वो ये आया कि साहब आप सोसाइटी में बिजनेस करते हैं, आप सोसाइटी से बहुत सारा पैसा कमाते हैं, तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप सोसाइटी के लिए कुछ करें। तो उसके लिए देखिए आइडियोलॉजी क्या यूज की गई है, गिव एंड टेक, ठीक है। कि आप सोसाइटी को कुछ दीजिए, सोसाइटी आपको बिजनेस देगी, और आप भी आगे बढ़ेंगे, सोसाइटी भी आगे बढ़ेगी। किनको ये करवानी है उसके लिए रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, तो ये सब आपको एक बार देख लेनी है। बेसिक बात मैं आपको यही कहना चाहूँगा अगेन,
कि इस चैप्टर के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, ये जितने पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, ये जितने जितने ना कॉर्पोरेट डेवलपमेंट, कॉर्पोरेट कल्चर, CSR, एनर्जी ऑडिट, इन सब की डेफिनेशन आपको याद करनी है। अगर ये आपने याद कर ली और समझ ली तो इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं। ओके, चलिए बेटा आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट करेंगे, अब हमारा एक चैप्टर बचा है वर्टिकली इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो भी पढ़ा दूंगा और हमारा पोस्ट ऑडिट का थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा कवर हो जाएगा। ओके, आई होप ये वीडियोज आपकी मदद करेंगे। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखो क्या होता है, लाइक से और कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमें हमारी तारीफ करवाने का कुछ शौक हो रहा है। लाइक से ऐसा हो जाता है कि हम मोटिवेट होते हैं, ऐसा लगता है कि अच्छा इसने लाइक किया, इसका मतलब इसे मेरे वीडियो से फायदा हुआ, तो चलो मैं इसके लिए कुछ और करता हूँ, तो कुछ और करने के लिए मोटिवेट होते हैं हम। ठीक है, थैंक यू सो मच।